है पहले तो उसकी बात करते हैं। तो क्या रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी व्हेन इट इज नोन दैट द सम इवेंट ए हैज ऑकर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज पी बी बाई ए। मतलब पी बी बाई ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी probability of B when A already occurs। मतलब जब A ऑलरेडी ऑकर्स हो जाए तब B के होने की प्रोबेबिलिटी करो। अब अगर A ऑलरेडी ऑकर हो गया है तो यानी A का सैंपल स्पेस ये रहा, तो हमारे लिए सैंपल स्पेस हो गया है एलिमेंट A, और उसमें से हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि B भी ऑकर हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो इवेंट स्पेस हो गया वो A यूनियन B हो गया है कि नहीं? अरे हाँ या ना, ये बात फील हुई कि नहीं? अब जो हमारे लिए सैंपल स्पेस बन गया वो ये बन गया एन ए, और उसमें से जो हमारे लिए इवेंट स्पेस हो गया वो ये हो गया, क्योंकि इसमें ही बी ए के होने के साथ जो बी पे ऑकरेंस की बात है वो सिर्फ इतनी है। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारे लिए सैंपल स्पेस बन गया वो बन गया एन ए, और जो हमारे लिए इवेंट का स्पेस बन गया वो बन गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए हम पी बी बाई ए की अगर बात करें तो हम उसको क्या लिखते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए। एन एस से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता है। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं, बताओ? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर, मतलब ए और बी एक साथ ऑकर करें किसमें, ए में। क्यों? क्योंकि हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वहां जहां ए हो रहा है, मतलब जिस जिस जगह ए हो रहा है वहां बी होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरी कंडीशन में। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही अगर हमें लिखना हो पी क्या ए बाई बी, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो? यानी ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑकर ऑलरेडी कर रहा हो। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ? तो यानी अब हमें जो सैंपल स्पेस लेना है वो ये लेना, और जो उसका कॉमन स्पेस लेना है वो ये लेना है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर हुआ, बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्स, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्स। ये ध्यान रखिएगा, कई बार इसका भी यूज हो जाता है। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी साथ साथ होना मतलब, ए और बी साथ साथ होने का मतलब क्या हुआ, बी की प्रोबेबिलिटी हो और उसमें ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, वो भी कौन सी, जब बी ऑलरेडी हो रहा हो, या ए के प्रोबेबिलिटी में बी की प्रोबेबिलिटी माइनस करो, वो भी जब ए ऑलरेडी हो रहा हो, तो वो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ही आएगी हमेशा। क्या ये रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है, ये बताओ? बोलिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, बात देखी? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम वहां लगाएंगे जहां पर एक सैंपल स्पेस के अंदर, मतलब कोई एक इवेंट हो जाए उसके सैंपल स्पेस के अंदर कोई दूसरा इवेंट हो रहा हो। मेरी बात समझ में आई? एक इवेंट के सैंपल स्पेस में दूसरा इवेंट हो रहा हो, वहां हम ये प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। सही है? जैसे आइए पहला क्वेश्चन देखिए। एक फेयर डाई आपने टॉस की। जब आप एक फेयर डाई टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, जरा बताओ, बोलो? 1 2 3 4 5 6। आपने पहला इवेंट लिया, नंबर इज ऑड, इसका मतलब ए इवेंट जो है वो क्या है, नंबर इज ऑड। इसका मतलब ए के सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है, 1 3 5, और हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। तो बी इवेंट क्या है, बोलो? बी इवेंट क्या है, नंबर इज प्राइम। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, बोलो? प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2 3 5 हो सकते हैं कि नहीं, बताओ? तो अब बताओ, हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब नंबर ऑड है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सैंपल स्पेस लेना होगा। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी 2/3 आएगी, बताओ? बोलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, मतलब उस बात की प्रोबेबिलिटी जब नंबर ऑड और प्राइम हो। बोलिए, क्या ये बात समझ पाए सब लोग?
अरे हाँ या ना, ऑड एंड प्राइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ऐसे कितने नंबर हैं जो ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं? 2। बोलो। तो भाई 2/6/3/6, आंसर इज 2/3। या इसके सैंपल स्पेस में ए का सैंपल स्पेस हो गया 3, इसमें से 2 नंबर प्राइम हो गए, 2/3। ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं बताओ भाई? कंडीशनल का यूज क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना, बोलो। यस सर। गुड। अगला आओ, 3 फेयर डाइस टॉस, ठीक है, इफ बोथ हेड्स एंड टेल्स अपीयर, मतलब डाइस जब टॉस करते हो तो हेड या टेल, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड अपीयर। बोलो, ये तो कल की क्लास में ही कराया था। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एग्जैक्टली वन हेड अपीयर मतलब तो मैं 3 फेयर कॉइन टॉस किए गए, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर हो, मतलब तो में टेल है और एक में हेड है। हाँ, तो इसका मतलब 3 में से कहीं एक हेड आ जाए 1 into 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी और बाकी में टेल आ जाए, तो क्या आंसर 3/8 आया? बोलो। ये एक बात हो गई। या तो इसको ऐसे समझ लो, या इसको ऐसे समझ लो कि एग्जैक्टली वन हेड आए तो एक हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए, या टेल टेल हेड आ जाए, या क्या आ जाए? टेल हेड टेल आ जाए, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तब भी आंसर 3/8 आ गया। वही बात हो गई कि नहीं हो गई बताओ? टोटल सैंपल स्पेस में एक हेड होने का सैंपल स्पेस उठा लो। नहीं समझे? टोटल सैंपल स्पेस एक कितना हो गया? 8, उसमें से एक हेड आ जाए तो बाकी 2 तो टेल आ रहे होंगे ना, तो हेड टेल हेड कोई आप अरेंज कर दो। नहीं समझे? मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन कितना? टोटल केस। और टोटल केस कितने बनना है? 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो। ये भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका हो। क्या है सारे वे समझ में आ रहे हैं मैं जैसा समझा रहा हूँ? क्यों यही काम कर रहे हैं? ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। गुड। अगला देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन, दिमाग लगाइए। एक ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है, दोनों को रोल किया गया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ देयर स्कोर इज डिविजिबल बाय 5। एक ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है, दोनों को रोल किया गया है, सम ऑफ देयर स्कोर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब उनका जो स्कोर आएगा वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। बोलो। हाँ भाई, सोच समझ के जवाब दो। तो यानी कि हमें क्या चाहिए? डिविजिबल बाई 5 चाहिए, तो इसका मतलब या तो हमें सम मिल जाए क्या 10, या हमें सम मिल जाए 5। 5 के कितने केस हैं? 5 10 के कितने केस हैं? 3, तो टोटल 8 केस बन सकते हैं। 9 तो बोलो 9 कैसे? बोलो। अगर सम 8/36 आएगा। सम डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब या तो सम 5 हो और या फिर सम कितना हो? 10 हो, और तो कुछ हो नहीं सकता। दोनों सम एक साथ आ नहीं सकते। सम 5 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/36। और सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/36। तो आंसर क्या आएगा? 8/36। बोलो। सर 5 होने की Yes. 4/36 होगा। सर 5 की 4/36। अच्छा, 5 होने की 7/36 आएगा आंसर। 5 होने की प्रोबेबिलिटी 4 होगी, सही कह रहे हैं। 6 8 5 और 9 एक साथ होते हैं ना। तो 5 होने की प्रोबेबिलिटी 4 हो जाएगी, तो आंसर इसका 7/36 हो जाएगा। यस सर, यस सर। चलो पहला पार्ट डन। आगे बताओ। अब अगले केस में आओ। अगले केस में कह रहा है, अगले में कंडीशनल लगेगी, सम ऑफ स्कोर इज 8। सही है। इट इज गिवन दैट एटलीस्ट वन डाइस सो 3 और दूसरे पे 4 आना चाहिए, और सम जो है वो 8 होना चाहिए। तो पहली बात, सम 8 कब कब हो सकता है ये निकाल लो, है कि नहीं? सम 8 कब कब हो सकता है ये निकाल लो।
फिर एक डाइस पे 3 आना चाहिए, एक डाइस पे 4 आना चाहिए। हाँ या ना बोलिए। तो सम 8 कैसे आ सकता है जरा बताओ। सम 8 आने के टोटल केस कितने बन सकते हैं? सर 5। टोटल 5 केस सम 8 आने के बन सकते हैं, ऐसा? हम्म हम्म और एटलीस्ट 1 डाइस सो 3 और 4। इसके कितने केस बन सकते हैं बताओ? कैसे? अगर रेड वाली डाई पे 3 आ गया तो ब्लैक वाली डाई पे क्या आ सकता है? 1 to 6। इस पे 4 आ गया तो इस पे भी 1 to 6 आ सकता है कि नहीं? बोलो। अच्छा, अगर इस पे 3 आ गया, बोलो, एटलीस्ट 1 डाई थ्रो 3 and 4 ना। हम्म? कम से कम रेड वाली एक। में 3 आएगा तो सर ब्लैक वाले में तो 5 ही आएगा ना, तभी उनका सम 8 होगा। नहीं, वो तो अगला केस है। वो तो अभी टोटल सैंपल स्पेस भी तो काउंट करोगे ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहले टोटल सैंपल स्पेस भी तो बनाओगे 3 और 4 आने का, फिर उसमें से 8 वाला सम जो है वो ऊपर रखोगे और टोटल सैंपल स्पेस नीचे रख के डिवाइड करोगे, यही तो करोगे। तो पहले टोटल सैंपल स्पेस भी तो बनाओगे, नहीं? बोलो। यस सर। एटलीस्ट 1 डाई सोस 3। तो किसी एक डाई पे अगर 3 Yes. लाना है तो ये तरीका हुआ। रेड वाली पे अगर 3 आएगा तो टोटल कितने केस हुए? बोलो। 1 to 6। कम से कम एक डाइस पे 3 आ रहा है, कम से कम एक डाइस पे 4 आ रहा है। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि 3 और 4 की बात कर रहे हैं। तो अगर रेड पे 3 आया तो ब्लैक पे 1 to 6 कुछ भी आ जाए, 6 केस ही बनेंगे। इस पर 4 आ जाए तो इस पे 1 to 6 आ जाए, 6 केस ही बनेंगे। हाँ है ना? अब मान लो इस पे 3 ले लो, सही है? तो जब इस पे 3 आएगा तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है बताओ? सर 5 केस आ सकते हैं। नहीं, 4। 1 2 अच्छा 3 हाँ, आ चुका 4 भी है, माइनस 4 होगा। आ चुका है, 5 और 6। जब इस पे 4 आएगा तो 1 2 5 and 6, क्योंकि 3 और 4 तो रिपीट कर जाएंगे ना। तो टोटल 6 केस ये, 6 केस ये, 4 केस ये, 4 केस ये। तो जो इवेंट वाला स्पेस हुआ कौन सा? मतलब एटलीस्ट 1 डाई सो 3 और 4। सोचो वो कितना हो गया आपके पास? 20। अब आओ उसमें से आपको इवेंट स्पेस निकालना, मतलब ये ए इवेंट हो गया ये वाला। अब हमें बात करना है ए यूनियन बी, मतलब इसमें से वो चीज देखनी है जिसमें सम 8 आ रहा हो। मतलब इसमें बताओ जब सम 8 हो तो वो कितने केस बनेंगे इसमें? भाई 3 के साथ क्या लोगे? 5। 4 के साथ क्या लोगे? 4। और 5 के साथ क्या लोगे? 3। तो टोटल 3 केस आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ जाएगी? 3/20। कंडीशनल समझ में आया कि नहीं? पहले हमने देखा इट इज गिवन दैट ये इवेंट हो गया बी, ये हो गया ए, हमें प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालनी है, समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। सॉरी, बी बाई ए। बोलिए। समझ में आया कंडीशन क्या हुई? तो कंडीशनल का यूज समझ में आया कि नहीं? पहले वाले में कंडीशनल का कोई यूज नहीं है, इसमें बस हमें 5 और 10 के सम को ऐड कर देना है। दूसरे वाले में कंडीशनल का यूज है क्योंकि ये इवेंट हो रहा है, उसमें इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस इवेंट का सैंपल स्पेस, इस इवेंट का जो स्पेस होगा वो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा। इसमें से जो बी इवेंट का स्पेस है वो अलग लिखेंगे, उसी को डिवाइड करके आंसर दे देंगे। आप कंडीशनल का यूज समझ रहे होगे। अगर इसको क्या हमें ये डिफरेंस समझ में आया? इसमें हमने सैंपल स्पेस और इवेंट स्पेस लेके डायरेक्ट किया, इसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला रिजल्ट लगाया कि ए ऑलरेडी हो रहा है, उसमें बी के होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। समझ गए? देखो यही था, ए ऑलरेडी हो रहा है, उसमें बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए कितनी जगह हो रहा है वो निकालना पड़ेगा,
फिर दोनों का कॉमन निकालना पड़ेगा और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। यही तो तरीका होता है, बोलो। यही तरीका हमने यहाँ जनरलाइज करके यूज किया है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। आ रही सर, आ रही। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अगर पहला m मान लें तो 0.4, दूसरा w मान लें तो 0.5 और तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैन के वॉच करने की प्रोबेबिलिटी है जब वुमेन ऑलरेडी वॉच कर रही है 6 to 7 हो गया। हाँ है ना। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैन और वुमेन बाई PW इज 0.7 होगा। तो यहाँ से मैन एंड वुमेन एक साथ देखने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0.7 इंटू 0.5, 0.35। 0.35। सर बोलो। तो इसका मतलब पहला आंसर यही हो गया ना, मैरिड कपल वॉच द शो, यानी कि मैन और वुमेन दोनों एक साथ देखे ना, तो 0.35 हो गया पहला आंसर। बोलो बी क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी दैट वाइफ वॉचेस शो इट इज गिवन दैट हर हस्बैंड डज, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ W बाई HM निकालना है आपको। सेम हो गया, W इंटरसेक्शन M बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ M लगा देना, यानी 0.35 बाई 0.4, 1.4। इसका मतलब 35/40 ना, यस सर। यानी कि 7/8। सी आंसर क्या हुआ, एटलीस्ट वन मैरिड कपल वॉचेस द शो, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ W यूनियन M निकालना है। तो W की प्रोबेबिलिटी पता है, M की प्रोबेबिलिटी पता है, और उसमें से M इंटरसेक्शन W माइनस कर दो, तो 0.4, 0.5 माइनस 0.35 कितना आ रहा है ये, 0. कितना 55। 0.55। तरीका समझ में आया कि नहीं सारे क्वेश्चन का, बोलो। यस सर। क्लियर हुआ, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रोल समझ पाए, आंसर आ गया। हाँ भाई, PA कितना हो गया 1/5, PB दिया हुआ है 1/3 और PA/B दिया हुआ है 1/6। इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B जो है वो कितना हो गया, PA/B इंटू PB, याद आया कि नहीं, तो 1/6 इंटू 1/3, पहला आंसर 1/9 आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई, 1/18 सॉरी। अरे हाँ या ना, फिर PA यूनियन B आराम से निकाल लोगे कि नहीं, B ऑप्शन में बताओ, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, बोलो। आपकी आवाज बहुत गड़बड़ कर रही है। अभी भी गड़बड़। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। सी PB/A बताओ कितना आएगा, PA इंटरसेक्शन B by PA, A इंटरसेक्शन B is 1/18, PA is 1/5, 5/18 आ रहा है कि नहीं, डी ऑप्शन जरा चेक करो, PA इंटू PB कितना आ रहा है, 1/5 इंटू 1/3 दैट इज 1/18, दिस इज नॉट इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। क्या A और B इंडिपेंडेंट हैं, बोलो। सर अब नहीं। कैलकुलेशन ठीक है तो, यस सर। अरे अगला आओ, PA/B बार कितना होगा, PA/B बार कितना होगा बताओ, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बार डिवाइडेड बाई कितना, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार निकालियो जरा। हाँ भाई बताओ, PA/B बार बताओ, PB/A बार बताओ, फिर A यूनियन B बार, A डैश यूनियन B बताओ। चलो सारे आंसर। सेट थ्योरी से क्या हम PA इंटरसेक्शन B बार निकाल लेते हैं, बताओ। PA में से क्या माइनस कर दोगे, बोलो। PA हमारे पास है, ये हम निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई PB बार हमारे पास है, क्योंकि PB हमें पता है 1/3, तो PB बार कितना हो गया 2/3। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बताओ। F में PB/A बार बताओ कितना आएगा,
पी बी बाई ए बार हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। इसका मतलब बी में से क्या माइनस कर दोगे, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए बार। तो पी बी कितना है 2/3 है शायद, नहीं 1/3 है शायद। तो 1/3 में क्या माइनस होगा 1/18 और होल डिवाइडेड बाई 4/5 कर देंगे, हो जाएगा। तो अच्छा फिर Yes. अब अगला बताओ, ए यूनियन बी बार अपॉन ए डैश यूनियन बी बार। लास्ट वाला आंसर बताओ। ये सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस हैं कि नहीं है, बोलो। ये सारे क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उस पर बेस हैं कि नहीं है, ये बताओ। इसका आंसर क्या आएगा क्विक मुझे। एज अ रिजल्ट आप क्या लिखने वाले हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार इंटरसेक्शन ए बार यूनियन बी, यही तो लिखने वाले हो। यस सर। और डिवाइडेड बाई क्या लिखने वाले हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी। अब यहाँ से आप सोच लो, ये ए इवेंट रहा, ये बी इवेंट रहा, इसके हिसाब से सोच लो कि कौन सा क्या इवेंट आएगा। सही है ना, ए इवेंट ये रहा, बोलो, और बी इवेंट ये रहा, बी के आउटसाइड पूरा ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ए और बी का पूरा आउटसाइड लेना है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हो गया ना, सॉरी। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन करने के लिए हमने सीधा सेट थ्योरी का यूज किया। इस इवेंट को हमने एक नया इवेंट मान लिया सी, इस इवेंट को नया इवेंट मान लिया डी, तो यहाँ पे आ गया सी इंटरसेक्शन डी बाई डी। अब अगर वेन डायग्राम से आप देखो तो पी ए यूनियन बी डैश का मतलब हो गया बी के बाहर का रीजन और ए के साथ उसका क्या यूनियन। तो अगर आप ये पूरा रीजन काउंट करोगे तो इसमें ओनली बी टोटल से हटा दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टोटल में से ओनली बी हटा दो, बोलो। यस सर। सही है। ऐसे अगर आप ये वाला देखोगे ए डैश बी, तो ए के बाहर का रीजन बी को इंक्लूड करते हुए, तो टोटल में से ओनली ए हटा दो। अब दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए और बी का टोटल पोर्शन हटेगा, बट ये वाला पोर्शन उसमें काउंट हो जाएगा। तो आ गया 1 माइनस ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का कॉमन पोर्शन आ गया। ठीक है। अच्छा, ये टोटल में से क्या माइनस करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यानी कि टोटल में से ए इंटरसेक्शन बी डैश माइनस कर दो, तो ये आ गया। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, ये वाली वैल्यूज माइनस कॉमन करोगे तो ये पी ए प्लस पी बी बन जाएगा। पी ए पता है, पी बी पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी पता है, सारी वैल्यूज उठा के रख दो, ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या है, वेन डायग्राम से बना के आप कर सकते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर ये ए और बी के रिजल्ट आपको कैलकुलेट करने हैं तो आप जनरली वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई इस क्वेश्चन के हिसाब से, बोलो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन डील कैसे करते हैं, आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसका यूज होगा। पहला बैग जो है उसमें क्या है, बोलो, 3 वाइट 2 ब्लैक। दूसरा बैग जो है उसमें क्या है, बोलो, 5 वाइट 3 ब्लैक। अगर इससे व्हाइट बॉल निकालो तो 3/5, इससे ब्लैक बॉल निकालोगे तो 2/5। अच्छा, इससे व्हाइट बॉल निकालोगे तो कितना होगा 5/8, इससे ब्लैक बॉल निकालोगे तो कितना होगा 3/8। और आपको करना है कि एक बैग रैंडमली चूज करना है, तो 1 बैग सेलेक्ट कर लो, तो 2C1 से तो एक बैग सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बैग की बात कर लूँ, इस बैग को ए कह दूं, इस बैग को बी कह दूं, सही है ना। तो सबसे पहले मैंने ए बैग को सेलेक्ट किया और फिर उस ए बैग को सेलेक्ट करके मैंने उससे क्या निकाल लिया, व्हाइट बॉल, है ना। ए बैग को सेलेक्ट किया और उससे व्हाइट बॉल निकाल ली। फिर मैंने बी बैग को सेलेक्ट किया और उससे व्हाइट बॉल निकाल ली। देखो, अरे हाँ या ना, बोलो भाई। ए बैग को सेलेक्ट किया और उससे व्हाइट बॉल निकाल ली 3/5। बी बैग को सेलेक्ट किया और उससे व्हाइट बॉल निकाल ली 5/8। दोनों को उठा के आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ रहे हो मेरी बात, 1/2 3/8 प्लस 5/8 सॉल्व करना। देखो आंसर क्या 49/80 आ रहा है, बोलो।
एक बॉल ड्रॉ करनी थी और बॉल वाइट होनी चाहिए, तो मतलब ए बैग से वाइट बॉल निकाल लो, बी बैग से वाइट बॉल निकाल लो। तो पहले ए बैग लो, उससे वाइट बॉल ले लो, फिर बी बैग लो और उससे वाइट बॉल ले लो। देखो, दो में से एक बैग लेने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ होगी। ये बात दिखी सबको कि नहीं? तो पहला बैग लेके वाइट निकाल लो, दूसरा बैग लेके वाइट निकाल लो। नॉर्मल आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज है कि नहीं है? मतलब एक रैंडमली पर्सन सेलेक्ट किया जिसके ब्राउन हेयर है, तो ब्राउन हेयर सैंपल स्पेस हो गया, बट उस ब्राउन हेयर में से ब्राउन आईज वाला आदमी भी लेना है। बोलो, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन हेयर देखो तो कितनी है वो? 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन आईज देखो कितनी है? 25/100। ये बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन हेयर एंड ब्राउन आईज दोनों है, दैट इज 50/100। और आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसके जो है ब्राउन हेयर होनी चाहिए, बट साथ में ब्राउन आईज भी होनी चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन आईज इंटरसेक्शन ब्राउन हेयर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन हेयर। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो, क्या आंसर 3/8 आ रहा है? क्या है, सबको समझ में आया? ये बताओ, बोलो। आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है इन फेवर ऑफ विनर, दैट इज 2/1। तो प्रोबेबिलिटी विनिंग की कितनी होगी? 2/3। और प्रोबेबिलिटी विनिंग लॉस करने की कितनी होगी? 1/3। ये पहली इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन सबको समझ में आई? अब आपसे कहा गया व्हाट इज द चांस दैट प्लेयर हु विन फर्स्ट गेम सेल विन 3 एट लीस्ट नेक्स्ट 4 गेम। मतलब जो पहला गेम जीते वो कम से कम आखिरी के, मतलब आगे आने वाले 4 में से 3 गेम तो जीत ही जाए। मतलब आप अगर ये प्रोसेस यूज करते हैं तो ये प्रोसेस ही गलत है। ये उस क्वेश्चन की ब्यूटी। आप देखो, विनिंग इन प्रीवियस गेम के बाद के हिसाब से ये फेवर चल रहा है 2:1, ऑड्स इन फेवर का ये चक्कर है। मतलब अगर वो पहला गेम विन करता है, उसके बाद विन 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 और विन जाता है, ये तो ठीक है। पहला गेम विन किया, उसके बाद अगला विन करेगा, अगला विन करेगा, अगला विन करेगा, अगला विन करेगा, तो इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी 2/3 जाएगी, पावर 4। सही है। अच्छा, पहला उसने विन किया, दूसरा विन किया, विन किया, आखिरी वाला वो गेम लॉस कर गया, तो इसमें क्या होगा? पहला, भाई प्रीवियस गेम अगर विन करता है तो विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2:1 है, अदरवाइज वो 1:2 हो जाएगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर पहला गेम प्रीवियस गेम विन किया है, तो अगला गेम जब वो विन करेगा तो 2/3। अब विन के बाद फिर से विन कर रहा है तो 2/3, विन के बाद फिर से विन कर रहा है 2/3, विन के बाद लॉस कर रहा है तो कोई बात नहीं, 1/3। अब जैसे ही विन विन, ठीक है ना, अब यहाँ से खेल शुरू होता है। विन विन, ये लॉस और ये विन आता है। अच्छा, विन, पहले वाला विन किया, उसके बाद अगला भी विन किया तो 2/3, अगला भी विन करेगा 2/3। अब जो ये लॉस कर रहा है, ध्यान देना, ये लॉस होने की प्रोबेबिलिटी उससे पहले विन 1/3। अब लॉस करने के बाद जब वो विन करता है, बोलो, लॉस करने के बाद जब वो विन करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 नहीं 1/3 हो जाती है। बोलो क्यों? 2:1 इन फेवर ऑफ विनर ऑफ प्रीवियस गेम है। तो अगर प्रीवियस गेम विन करता है तो विनिंग प्रोबेबिलिटी 2/3 अगला गेम, और लॉस 1/3 है। बट अगर प्रीवियस गेम लॉस करता है तो विनिंग प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी और ये वाली प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी। मेरी बात समझे? बोलो, ये बात आपको दिखी कि नहीं? बोलो, मतलब प्रोबेबिलिटी इन, अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ विनर, विनर की जगह मैं कह दूं लॉस ऑफ प्रीवियस गेम,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी तुरंत, 1/2। तो उसके बाद अगर अगला मतलब लॉस्ट के बाद अगर अगला विन और लॉस होता है तो विन की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/2, 1/3 और लॉस की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 2/3। ये ध्यान रखिएगा। विन के बाद अगर अगला विन होता है तो प्रोबेबिलिटी 2/3 है, लॉस होता है तो प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ये ध्यान रखना। अगर प्रीवियस गेम विन होता है और उसके बाद आगे विनिंग की प्रोबेबिलिटी का फेवर है वो 2:1 है। अगर प्रीवियस गेम लॉस्ट होता है तो आगे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये तब फेवर नहीं अगेंस्ट हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना बोलो। तो यही चीज क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तब विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/3 और लॉस की प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी। नहीं समझे कहानी? अब अगली बार आओ, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए विन के बाद विन, लॉस्ट, विन, विन हो तो क्या करोगे? विन के बाद विन हुआ तो 2/3, विन के बाद लॉस्ट हुआ तो 1/3, लॉस्ट के बाद विन हुआ तो 1/3, विन के बाद फिर विन हुआ 2/3। विन, लॉस्ट, विन, 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 क्योंकि 3 तो कम से कम विन करते हैं। अब विन के बाद लॉस्ट हुआ तो 1/3, लॉस्ट के बाद फिर विन हुआ 1/3, विन के बाद विन हुआ 2/3, विन के बाद विन हुआ 2/3। अब सबको उठा के ऐड कर दिए तो 2/4 की पावर 2/3 की पावर 4 प्लस 2/3 की पावर 3 इंटू 1/3, 2/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर। अब ये उठा के ऐड कर दीजिएगा तो आपको टोटल आंसर मिल जाएगा 1/4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 81, यानी कि 36/81, यानी कि 4/9। समझ में आया कि नहीं ये बात? ये काम मत कर दीजिएगा इस क्वेश्चन में, गलत है ये। और इस लाइन का मतलब ध्यान रखिएगा, each set of game 2:1 in favor of winner of previous game। मतलब अगर प्रीवियस गेम में विनर है तो प्रोबेबिलिटी 2/3 और 1/1। अगर प्रीवियस गेम में लॉस्ट है तो प्रोबेबिलिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, अगला गेम विन करने की। लॉस्ट के बाद विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, विन के बाद विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, क्योंकि फेवर की बात यहाँ अगेंस्ट की बात हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे कि ही पास एटलीस्ट 2 एग्जाम। तो एक सिचुएशन तो है कि वो तीनों पास कर जाए। अरे बोलो, मान लो ये 3 एग्जाम है आपके पास, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला भी पास कर जाए, ये वाला भी पास कर जाए, ये वाला भी पास कर जाए। दूसरा है कि ये दोनों पास करे, ये फेल हो जाए, है ना। कम से कम 2 तो उसको पास करना ही है ना। ये दोनों पास करे, ये फेल हो जाए, बोलो, या पहला ही फेल हो जाए बाकी दोनों पास कर ले। अरे हाँ है ना। अच्छा, फर्स्ट एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी P है ना। और अगर वो किसी एग्जाम में फेल होता है तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी P/2 है, अदरवाइज वो सेम है। तो पहले वाले केस में प्रोबेबिलिटी पास 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 तो P हो जाएगी। दूसरे में पहला पास करता है P, अब पास के बाद अगला भी पास करेगा तो P, बट अगला फेल कर जाए तो 1 - P। बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास इन नेक्स्ट एग्जाम व्हेन फर्स्ट इज पास, वो P/2 है। दिख रहा है कि नहीं अब? तो अब कहने का मतलब, हाँ, आंसर इज 2P स्क्वायर माइनस P क्यूब। वेरी गुड। पहला, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से चीजें चेंज होगी। पहला पास कर रहा है, उसके बाद अगला वाला फेल कर जा रहा है, तो P × 1 - P, बट फेल के बाद फिर पास कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो P/2 हो गई, क्योंकि पास के बाद ये अगला ना, इफ ही फेल्स 1 एग्जाम और उसके बाद अगला एग्जाम पास करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी P/2 हो जाती है। अच्छा, पहला एग्जाम फेल कर गया तो प्रोबेबिलिटी 1 - P हो गई। अब फेल होने के बाद अगला एग्जाम पास कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी P/2 हो जाएगी। फेल के बाद, बोलो, सॉरी, फर्स्ट एग्जाम यहाँ फेल है। अच्छा, इसके बाद फिर से पास करने के बाद अगला एग्जाम पास कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी P हो जाएगी।
सबको उठा के ऐड कर दीजिए। तो p क्यूब p स्क्वायर इंटू 1 माइनस p इंटू 1 माइनस p इंटू p बाई 2 प्लस 1 माइनस p इंटू p स्क्वायर बाई 2। सबको ऐड करेंगे तो आंसर आता है 2p स्क्वायर माइनस p क्यूब। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है, बोलो। लैंग्वेज के हिसाब से चीजें समझ में आई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चीजें कैसे यूज कर रहे हैं, ये बात क्लिक कर पा रहे हो सब लोग कि नहीं? देखिए इस क्वेश्चन, बाकी लोग जा सकते हो। A special dice throws number 1 minus 1 2 minus 2 0 and 3 in throw thrice, मतलब 3 बार थ्रो किया गया, तीनों का नंबर x1 x2 x3 है, तो 6 में से कोई भी आउटपुट आना चाहिए, तो टोटल सैंपल स्पेस 6 क्यूब हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 0, यानी कि तीनों का जो आउटपुट x1 x2 x3 आ रहा है उसका सम 0 होना चाहिए। तो अगर हम कोफिशिएंट के हिसाब से चलें तो x की पावर 0 कोफिशिएंट चाहिए, x1 x2 x3 की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 minus 1 2 minus 2 0 3, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स, यानी x की पावर 1 x की पावर माइनस 1 x की पावर 2 x की पावर माइनस 2 x की पावर 0 x की पावर 3, यही तीनों पॉसिबिलिटी में रिपीट होना चाहिए, तो इसकी पावर 3, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में हमें अगर 0 सम चाहिए तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए निकालना है, अगर 6 सम चाहिए तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है। जीपी से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 बाई एक्स की पावर 6, 1 माइनस एक्स की पावर 6 ओपन कर देंगे, बाई एक्स की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा। अब हमें इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 निकालना है, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 6 आ गया, तो यानी यहाँ से एक्स की पावर माइनस 6 आएगा, तो अंदर से एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट ले लेंगे। जब यहाँ एक्स की पावर 6 खत्म हो जाएगा तो 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई करके अंदर से एक्स की पावर 0 कोफिशिएंट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 माइनस 1 C6 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 0 माइनस 1 C0, तो 8C2 माइनस 3 इंटू 2C0, तो ये 25 आ जाएगा। अब टोटल 20 ये केस रिक्वायर्ड 25 आ गया, टोटल 6 क्यूब था, डिवाइड कर देंगे, ये एक तरीका हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोच सकते हैं, बट ये 0 है इसलिए सोच लिए गए, अदरवाइज नहीं सोच पाएंगे, अदरवाइज इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे इनमें से आप सम 0 बनाने के 3 के पेयर बना लो, तो पहला 1 माइनस 1 0 6 केस, 2 माइनस 2 0 6 केस, 0 0 0 1 केस, 3 माइनस 2 माइनस 1 का सम 0 6 केस, 2 1 1 माइनस 2 1 1 ये भी सम 0 3 केस, या तो 2 माइनस 1 आ जाए 3 केस, तो टोटल केस यहाँ से कितने आ गए 25 केस। तो भी प्रोबेबिलिटी अगर आप इवेंट की निकालोगे तो भी 25/6 का क्यूब आ जाएगा। बट इसी में जब आप सम ऑफ 6 निकालोगे तो यार केस बनाने में थोड़ा, केस तो आराम से बना लोगे, वो दिक्कत नहीं है, बट कोफिशिएंट निकालोगे तो चीजें ज्यादा जल्दी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब आपको इसमें सिर्फ x की पावर 6 का कोफिशिएंट देखना है, तो जैसे 6 माइनस 6 तो अंदर से 12 निकाल लो, तो 12 प्लस 3 माइनस 1 C12 यहाँ से, फिर 3 मल्टीप्लाई करो, 6 6 खत्म 0, और आपको 6 चाहिए तो अंदर से 6 का कोफिशिएंट निकाल लो, फिर जब पावर 6 बचेगा तो अंदर से 0 कोफिशिएंट निकाल लो, सारे कोफिशिएंट उठा के यहाँ रख दो, सिंप्लीफाई करो तो ये 10 केस आ जाएंगे, 10/6 क्यूब कर देंगे, आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे चाहो तो आप दूसरे मेथड से वो केस बना के भी लिख सकते हो, तो उससे वो 10 केस आ